आज मैं बात करूंगा यूपीएससी के बारे में। यूपीएससी का फुल फॉर्म है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, यानी कि संघ लोक सेवा आयोग। आज के इस लेक्चर में हम जानेंगे यूपीएससी की पृष्ठभूमि क्या थी, यूपीएससी के कार्य क्या हैं, उसकी शक्तियां क्या हैं, यूपीएससी का गठन क्यों किया गया, आदि आदि बहुत सी महत्वपूर्ण बातों को हम समझेंगे। तो नोट्स बनाते चलिए और चीजों को समझते चलिए। तो सबसे पहली बात कि यूपीएससी जो है एक निकाय है, इट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, एक संवैधानिक संस्था है जिसका कार्य है केंद्रीय सेवाओं में नियुक्ति करना। जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो सर्विसेज हैं उसमें भर्ती करना। दो तरह की प्रमुख नियुक्तियां हैं भारत में। एक है रक्षा सेवाएं, जिसमें नियुक्ति एनडीए और सीडीएस के माध्यम से यूपीएससी करती है, और एक टॉप सर्विसेज में आती हैं सिविल सेवाएं, जिसमें सिविल सेवा भर्ती परीक्षा होती है, सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, जिसके माध्यम से यूपीएससी भर्तियां करती हैं। तो ये जो हमारा संघ लोक सेवा आयोग है, इसके बारे में जो बातें हैं, आपको इसकी पृष्ठभूमि से मैं बताना शुरू करूं कि हमारा जो स्वतंत्रता आंदोलन था उसके राष्ट्रवादियों ने इस पहलू पर निरंतर जोर दिया था कि हिंदुस्तान के सेवक हिंदुस्तानी होने चाहिए, और इसके लिए देश के बाहर से कोई भर्ती नहीं होनी चाहिए, ना ही देश के बाहर कोई भर्ती निकाय होना चाहिए। तो हुआ ये कि पहले जो भर्तियां होती थी सिविल सेवा में, वो भर्तियां भारत से बाहर यानी इंग्लैंड से होती थी, आपको ये पता होना चाहिए। और पहले से एग्जाम का नाम होता था आईसीएस, इंडियन सिविल सर्विसेज। अगर आप इतिहास में जाएं तो पता चलेगा सत्येंद्र नाथ बोस पहले भारतीय थे जिन्होंने आईसीएस की परीक्षा पास की थी। तो हुआ यह कि अक्टूबर 1926 में स्वतंत्रता से बहुत पहले ली आयोग का गठन किया गया था, और ली आयोग की अनुशंसा पर ही सबसे पहले लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई। आपको यह जानना चाहिए। भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत यह संघीय लोक सेवा आयोग हो गया, जिसे कि यूपीएससी कहा गया। अधिनियम के तहत पहले प्रांतीय स्तर पर लोक सेवा आयोग का गठन का प्रावधान भी किया गया था। स्वतंत्रता के बाद जो भारतीय संविधान लागू हुआ, जिसको कि 26 नवंबर 1949 को आंशिक रूप से और 26 जनवरी 1950 से पूर्ण रूप से अपना लिया गया, इस संविधान के आर्टिकल 315 में संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना का प्रावधान है। तो अनुच्छेद 315 के तहत यूपीएससी का गठन होता है। इसे संवैधानिक दर्जा देने के साथ साथ स्वायत्तता भी प्रदान की गई है। संविधान के अनुसार आयोग केंद्रीय सेवाओं, जिसे हम श्रेणी ए और श्रेणी बी की सेवाएं कहते हैं, उसमें मेरिट पद्धति से भर्ती करती है। स्वायत्तता इसलिए प्रदान की गई ताकि यह बिना किसी दबाव के अधिकारियों की भर्ती कर सके। मैं कुछ आपको आर्टिकल्स बता दूं, कौन से अनुच्छेद में कौन सी बात है, आप इसे नोट डाउन कर लें। कुछ महत्वपूर्ण आर्टिकल्स हैं। सबसे पहला है 315। अनुच्छेद 315 संघ एवं राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान करती है। फिर इसके बाद आता है आर्टिकल 316, ये सदस्यों की नियुक्ति और कार्यकाल के बारे में प्रावधान करती है। आर्टिकल 317 में जाएंगे तो लोक सेवा आयोग के सदस्यों की बर्खास्तगी और निलंबन के बारे में ये अनुच्छेद प्रावधान करता है। 318 में जाएंगे तो आयोग के सदस्यों एवं कर्मचारियों की सेवा शर्तों और नियम बनाने की शक्ति के बारे में इस आर्टिकल में प्रावधान किया गया है। जब हम आर्टिकल 319 में जाएंगे तो पता चलता है कि जो सदस्य हैं आयोग के, उनकी सदस्यता समाप्ति के बाद वह पद पर नहीं रह पाएंगे, मतलब पुनर्नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे। आर्टिकल 320 जाएंगे तो पता चलेगा कि आयोग के कार्य क्या हैं। इसका उल्लेख अनुच्छेद 320 में किया गया है। 321 में आयोग के कार्यों को विस्तारित करने की शक्ति दी गई है। 322 में जाएंगे तो पता चलेगा आयोग के वित्तीय लेन देन जो है उस पर कौन से प्रावधान है, उसकी चर्चा 322 में है। जो 323 अनुच्छेद है वहां आयोग की रिपोर्ट के बारे में बात की गई है, आयोग के प्रतिवेदन के बारे में बात है। तो ये संविधान के महत्वपूर्ण आर्टिकल्स हैं जहां पर हमको संघ लोक सेवा आयोग के बारे में प्रावधान मिलते हैं। ये एक एक आर्टिकल आपको रटा होना चाहिए अगर आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारा जो संविधान है उसके भाग 14 में ये अनुच्छेद आते हैं। कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछता है कि संघ लोक सेवा आयोग का प्रावधान संविधान के कौन से अनुच्छेद में किया गया है। तो अनुच्छेद 315 कौन से अनुच्छेद से लेकर कौन से अनुच्छेद में किया गया है, तो आर्टिकल 315 से 323 तक किया गया है। प्रश्न पूछा जाता है संविधान के कौन से भाग में है, तो ये जो है यह है भाग 14। तो आप इसे नोट डाउन कर लें। पार्ट 14 में इस बारे में प्रावधान मिलता है। तो ये जो अनुच्छेद हैं ये संघ लोक सेवा आयोग की स्वतंत्रता, शक्तियों के साथ साथ गठन और सदस्यों की नियुक्ति के बारे में पूरी तरह से प्रावधान करते हैं, संपूर्ण प्रावधान। संघ लोक सेवा आयोग केंद्रीय भर्ती निकाय के रूप में कार्य करता है, जैसा मैंने आपको बताया। और इसका कार्यक्षेत्र क्या है, तो संपूर्ण भारत, जी हाँ, दी होल ऑफ इंडिया इसका कार्यक्षेत्र है, इसके जुरिसडिक्शन में आता है। आयोग केंद्र सरकार के सभी अधिकारियों में प्रथम और द्वितीय श्रेणी के जो अधिकारी हैं, जिसे मैंने कहा श्रेणी ए और श्रेणी बी के अधिकारी, इनकी सेवाओं के लिए चयन के साथ साथ परामर्शदात्री संस्था के रूप में भी कार्य करता है, सलाहकारी संस्था जिसे हम आम बोलचाल में कहते हैं। आर्टिकल 315 में कहा गया है कि इस अनुच्छेद के उपबंधों के अधीन रहते हुए संघ के लिए एक लोक सेवा आयोग और प्रत्येक राज्य के लिए एक लोक सेवा आयोग होगा। उसकी भाषा यह है
उपअनुच्छेद 2 में जाएंगे तो पता चलेगा 2 या अधिक राज्य यह करार कर सकते हैं कि राज्यों के उस समूह के लिए एक ही लोक सेवा आयोग होगा, और यदि इस आशय का संकल्प उन राज्यों में से प्रत्येक राज्य के विधानमंडल के सदन द्वारा या जहां 2 सदन हो वहां प्रत्येक सदन द्वारा पारित कर दिया जाता है, तो संसद उन राज्यों की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए कानून द्वारा संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग का गठन कर सकेगी, जिसे संयुक्त आयोग के नाम से जाना जाता है। तीसरी महत्वपूर्ण बात यहां यह है कि इन सभी प्रकार की किसी विधि में ऐसे आनुषंगिक और परिणामिक उपबंध हो सकते हैं जो उस विधि के प्रयोजन को प्रभावी करने के लिए आवश्यक हैं या जरूरी हैं। चौथी बात यहां इंपॉर्टेंट यह है कि यदि किसी राज्य का राज्यपाल संघ लोक सेवा आयोग से ऐसा करने का अनुरोध करता है तो वह राष्ट्रपति के अनुमोदन से उस राज्य के सभी या किन्हीं आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए सहमत हो सकते हैं। तो ये 315 के महत्वपूर्ण बातें थी। कौन कौन सी बातें मैंने आपको बताई, आपने नोट डाउन किया होगा। खास बात यह है कि यहां से प्रश्न ये बनता है कि आयोग के गठन का प्रावधान यूपीएससी यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रोविजन है वो संविधान के कौन से आर्टिकल में है, और यह है आर्टिकल 315 अनुच्छेद 315। आइए समझते हैं कि सदस्यों की नियुक्ति और पदावधि के बारे में क्या प्रावधान किया गया है। तो जब कभी हम सदस्यों की नियुक्ति और पदावधि के बारे में जानना चाहें तो हमें जाना पड़ेगा आर्टिकल 316 में, अनुच्छेद 316। तो 316 में जो पहली महत्वपूर्ण बात है जो आपको नोट करनी चाहिए वो ये कि लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे, और यदि हम राज्य आयोग के बारे में बात कर रहे हैं तो नियुक्तियां राज्य के राज्यपाल द्वारा की जाएंगी। लेकिन प्रत्येक लोक सेवा आयोग के सदस्यों में से निकटतम आधे ऐसे व्यक्ति होंगे जो अपनी अपनी नियुक्ति की तारीख पर भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन कम से कम 10 वर्ष तक पद धारण कर चुके हों। नोट डाउन कर लें इस बात को। और ये जो 10 वर्ष की अवधि है इसकी गणना करने में संविधान के प्रारंभ से पहले की ऐसी अवधि भी शामिल कर सकेंगे जिसके दौरान व्यक्ति ने भारत में क्राउन के अधीन काम किया था। यह भी प्रावधान इस पॉइंट में कर दिया गया है। कम से कम 10 साल का अनुभव होना आवश्यक है आधे सदस्यों के लिए, ये ध्यान रखिए। लोक सेवा आयोग का सदस्य अपने पद की ग्रहण की तारीख से 6 साल की अवधि तक आयोग में रहता है। आप इसे नोट डाउन कर लें। और अधिकतम आयु सीमा जो है यह है 65 वर्ष। तो 6 वर्ष की आयु और 65 वर्ष तक जो है ये पद धारण करते हैं। आप इसे नोट डाउन कर लें। लोक सेवा आयोग के किसी सदस्य को आर्टिकल 317 के सबसेक्शन 1 और सबसेक्शन 3 में उपबंधित रीति से ही उसके पद पर हटाया जा सकता है, यह भी आपको पता होना चाहिए। कोई भी व्यक्ति जो लोक सेवा आयोग के सदस्य के रूप में पद धारण करता है अपनी पद की समाप्ति पर उस पद पर फिर से नियुक्ति का पात्र नहीं होता है। आप इसे भी ध्यान में रखें, बहुत ध्यान रखने की जरूरत है। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, क्या अध्यक्ष और सदस्य एक बार पद त्यागने के बाद या पद से हटाए जाने के बाद या सेवानिवृत्ति के बाद पुनः पद धारण करने के अधिकारी होते हैं? तो इसका उत्तर है नहीं। आइए समझते हैं लोक सेवा आयोग के कार्य क्या हैं। तो आर्टिकल 320 में लिखा गया है सबसे पहली बात तो ये कि संघ और राज्य दोनों जो लोक सेवा आयोग हैं उनका यह कर्तव्य है कि वे क्रमशः संघ लोक की सेवाओं में और राज्य की सेवाओं में नियुक्ति के लिए परीक्षाओं का संचालन करें। संघ लोक सेवा आयोग से कोई 2 या अधिक राज्य ऐसा करने का अनुरोध भी करते हैं तो उसका यह कर्तव्य है कि वह ऐसी किन्हीं सेवाओं के लिए जिनके लिए विशेष अर्हता विशेष योग्यता वाले अभ्यर्थी अपेक्षित हैं संयुक्त भर्ती स्कीम बनाने में और उसको लागू करने में राज्यों की सहायता कर सके। आइए समझते हैं कि लोक सेवा आयोग जो संघ लोक सेवा आयोग है उसके अंतर्गत कौन कौन सी सेवाएं आती हैं। तो सबसे पहली जो सेवा आती है वो है अखिल भारतीय सेवा, ऑल इंडिया सर्विसेज इसे कहा जाता है। भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा जिसे आईएएस आईपीएस कहा जाता है, भारतीय वन सेवाएं, ये सब अखिल भारतीय सेवाएं कही जाती हैं, आपको जानना चाहिए। जबकि भारतीय राजस्व सेवा और जो सूचना सेवाएं हैं इन्हें केंद्रीय सेवा के नाम से जाना जाता है। इन सेवाओं की भर्ती एवं प्रशिक्षण का कार्यक्रम केंद्रीय सरकार करती है, जबकि अखिल भारतीय सेवा संघ और राज्य दोनों स्थानों पर अपनी अपनी सेवाएं देते हैं, ये भी आपको जानना चाहिए। तो ये जो लेक्चर सीरीज हैं ये पीडीएफ नोट्स और साथ ही क्वेश्चन पेपर से सपोर्टेड हैं। अगर आपने एक बार लेक्चर ध्यान से समझ लिया सुन लिया है तो साथ ही आप इसमें जो पीडीएफ नोट्स हैं वो एक बार देखिए और क्वेश्चन आंसर सॉल्व कर लीजिए सो दैट आपको समझ में आ जाए कि मैंने आपको ठीक ठीक समझा दिया है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली जुड़े रहिए और समझते रहिए देश दुनिया के कानून को। आपके एग्जाम्स के लिए आपको अभी से शुभकामनाएं। हैव अ नाइस टाइम।